किसी को मतलब एडवांस में 250 के ऊपर आए तो उसका रैंक कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? बीटीएस में बोल रहे हो या नहीं, एडवांस में, जेई एडवांस फाइनल। जी एडवांस में 250 आउट ऑफ 3 कितना होता है? 16 नहीं 270 होता है, नहीं कितना होता है? 360 आउट ऑफ 250 गिरे तो मतलब 250 से ऊपर, हाँ करेक्ट। तो फिर उसका रैंक कहाँ? तुम्हारा देखो 1000 के तो नीचे पक्का रहता है वो, ठीक है। तुम्हारा 60% 5000 रैंक 60% से मतलब बनती है आसपास, तो 360 इंटू 0.6 216, और 250 तुम्हारा कितना परसेंटेज है? 250 डिवाइड बाय 360 69% ना। हाँ मतलब 4 से ज़्यादा तुम 1000 के आसपास आ जाते हो रैंक में। ओके। मतलब पेपर अगर टफ हुआ उस साल का तो तुम्हारी हाँ। रैंक मतलब 1000 से नीचे भी जा सकती है। मतलब ऑब्वियसली अगर तुम 250 ला पा रहे हो, डिपेंड करता है कौन सा पेपर में ला रहे हो। टफ पेपर में ला 250 तो यस तुम्हारी रैंक ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है। अगर इजी पेपर था थोड़ा तो मतलब 2000 तक भी जा सकती है रैंक। अच्छा। बट कम ही होता है ऐसा, मोस्टली 1000 के नीचे आ ही जाते हो आराम से। फिर एक एक नंबर पे रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हाँ। ओके चलो थोड़ा तुम्हारा आज एनसीईआरटी देखते हैं एक बार, फिर तुमको एक दो अलग क्वेश्चन करवाऊंगा आज। देखो एनसीईआरटी में 12th 11th में आता है थर्मोडायनामिक्स। ये बताओ 11.21 पार्ट ए। सर आपकी स्क्रीन में दिख रही? सबको नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही सर। अभी अभी दिख रही सर। ओके ये 21 क्वेश्चन का करो, बताओ।
कुछ कैलकुलेशन नहीं, ओरली करना है, बताओ जल्दी। सर हम्म अगर ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है तो एब्जॉर्ब भी बहुत कम करता होगा, और फिर वेरी गुड। एब्जॉर्बिविटी इक्वल्स टू इमिसिविटी। वेरी गुड। एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी है, तो अगर एब्जॉर्प्टिविटी कम है तो रिफ्लेक्टिविटी लार्ज होगी, तो एब्जॉर्प्टिविटी कम है मतलब एमिसिविटी भी उसकी कम होगी, तो पुअर एमिटर। फिर बी वाला ब्रास पता है ना क्या होता है? कॉपर का एक अलॉय होता है। हाँ। यस सर। चिली डे मतलब हम्म चिली डे। ठंडा, मिर्ची वाला दिन। तो क्योंकि वुड की एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा रहेगी तो इसीलिए। नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी नहीं आता। तुमने उसको छुआ तो वो ठंडा लगा। सेकंड का बताओ ना रिंग। देखो, जब तुमने उसको टच किया तो तुम्हारे बॉडी से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ब्रास, तभी तो ठंडा लगेगा। ठंडा लगना मतलब तुम्हारे बॉडी से हीट जा रही है, तो हाँ। हीट यहाँ पे टच करने से जा रही है मतलब कंडक्शन हो रहा है, और ब्रास इज अ गुड कंडक्टर, है ना। तो हीट तुम्हारी बॉडी से इमीडिएटली निकल रही है। पर वुड के केस में क्या है, हीट नहीं निकलेगी इमीडिएटली क्योंकि इट्स अ बैड कंडक्टर। ठीक है। हाँ। अभी तीसरा वाला
तीसरा छोड़ दो, वो भी नहीं समझ में आएगा। पहले चौथा वाला बताओ। और अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर आएगी क्या? तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो अर्थ उल्टा गर्म होनी चाहिए ना, तो इधर कोल्ड कैसे लिखो? नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारे अर्थ से रेडिएशन पूरा बाहर जाता है। ओके, मतलब इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, और अर्थ का खुद का भी रेडिएशन है। पर तुम्हारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हाँ, वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको बाहर जाने से रोकती हैं। तो इसलिए अर्थ का टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाते हैं। मतलब अगर तुम ये गैसेस हटा दो, या तुम जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हटा दो, तो फिर अर्थ का टेम्परेचर एकदम से गिरने लगेगा। तो ये है कि हाँ, ग्रीन हाउस गैस जरूरी है, पर अभी हमने क्या किया है, हम इतनी सारा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करें कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ओके, फिर अगला ई, heating systems based on circulation of steam are more efficient in warming a building than those based on circulation of hot water. समझ में अच्छा, नहीं समझ में नहीं आया। मतलब जैसे यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बट मतलब फॉरेन कंट्रीज में होता है, जब वहाँ पे मतलब ठंड के दिन आते एकदम बर्फ बहुत गिरती है, तो उस सिचुएशन में बिल्डिंग्स में पूरी हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, पूरी बिल्डिंग में एक पाइप सर्कुलेशन चलता है, जिसमें से गर्म पानी या स्टीम सर्कुलेट होती है, तो पूरे बिल्डिंग को गर्म रखती है, सबके घर को गर्म रखती है। वही हीटिंग सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसमें स्टीम इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू वाटर। ओके, ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, मैंने भी कभी नहीं सोचा इस पर। चलो तुम लोग भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। इसका देखो क्या होगा रिजल्ट, मतलब रीजन क्या होगा कि जैसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, सपोज करो स्टीम भी 100 डिग्री पे है, हॉट वाटर भी 100 डिग्री पे है, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी किसमें है? स्टीम में, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट भी एक्स्ट्रा उसने एब्जॉर्ब की, तब जाके तो स्टीम बना वो। करेक्ट। तो इसलिए स्टीम की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। इलेवन पॉइंट टू वन था सर वो। दिया ही नहीं है। ओके, तो वही है कि स्टीम ज्यादा टेम्परेचर पे होती है या ज्यादा एनर्जी होती है उसके पास, तो ज्यादा एफिशिएंटली गर्म करेगा। ठीक है, अभी ये बताओ,
11.20. देखो पर सेकंड यहाँ पे या पर मिनट कितना पानी बॉईल हो रहा है, तो वो इतनी हीट भी तो एब्जॉर्ब करेगा लेटेंट हीट के बराबर। तो पर मिनट कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है हमें वो पता चल जाएगा, यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो पता चल गया। और रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। बस लगाओ फॉर्मूला फिर।
आता दो सर नहीं आ रहा आ रहा। देखो तो क्या था आज में 7 है 7 कौन सा क्वेश्चन है वो 11.20 तो उसमें क्या बोला है देखो तुम्हें एक बॉयलर है वो पानी को बॉयल कर रहा है ठीक है तो सबसे पहले पानी कितना बॉयल हो रहा है वो समझो ओके यहाँ पे तुम्हारा बॉयलर है यहाँ से तुम्हारी आग आ रही है हीट ठीक है अंदर पानी बॉयल होके स्टीम बन रहा है तो स्टीम कितनी बन रही है हमारे पास 6 किलोग्राम पर मिनट 6 किलोग्राम पर मिनट स्टीम बन रही है तो dq/dt कितना होगा तुम्हारा 6 किलोग्राम स्टीम कितनी हीट कंज्यूम करेगी लेटेंट हीट सिंपल तो लेटेंट हीट कितनी है तुम्हारी 2256 into 10 power 3 तो 6 into 2256 into 10 power 3 जूल्स पर मिनट ठीक है ये हो गई तुम्हारी dq/dt अब जो है यहाँ पे तुम्हारा जो ब्रास का जो कंटेनर है ना ये कंटेनर की थिकनेस दी हुई है कितनी दी है 1 सेंटीमीटर और एरिया दी है 0.15 मीटर स्क्वायर तो ये जो हीट है इस हीट को ये ब्रास की प्लेट को क्रॉस करना है तो dq/dt कितना होना चाहिए डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस डेल्टा टी कितना है वही पता करना है तो यहाँ पे ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है क्योंकि पानी बॉयल हो रहा है और नीचे का टेम्परेचर टी तो T माइनस 100 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा L डिवाइड बाय KA तो dq/dt कितना है 6 into 2256 into 10 power 3 इक्वल टू T माइनस 100 एरिया कितनी है 0.15 0.15 एरिया हो गई के कितना दिया है के दिया है 109 ठीक है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास दी है ना यहाँ पे 109 तो इंटू 109 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर थिकनेस है तो 0.01 मीटर हो गई बस इसको सॉल्व करो आ गया आंसर समझ में आया हाँ सर अब बोलो नया चैप्टर चालू करना है कि अभी भी प्रैक्टिस करनी है नया चैप्टर नहीं प्रैक्टिस करो कहाँ हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व इस बार मौका मिला है एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही हैं ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने के तो करो रहने दो ना चैप्टर नया बिल्कुल नहीं कोई बोल रहा भी नहीं सब इधर गए क्या मालूम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं सबका आंसर नहीं आ रहा
ये 12.10 करके बताओ पहले। थ्री बाय फोर, नहीं, 4/3, सॉरी। अच्छा देखते हैं। दोनों में से कोई तो। मोर देन 1 आएगा जनरली, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और केल्विन में कन्वर्ट किया है नहीं किया? डिफरेंस वो आएगा ना सर। अरे हाँ, पर सॉरी न्यूमरेटर, सॉरी सॉरी सर, न्यूमरेटर, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ वो न्यूमरेटर में डिफरेंस रहता है ना। डिनोमिनेटर में डिफरेंस रहता है। हाँ, हाँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर देना ही। 282 अपॉन 7 लोग हो भी कॉल में, 7 में से एक ही बंदा उत्तर दे रहा है, बाकी लोग 282 अपॉन 27। 282/77, ठीक है। 27। ओके, हाँ सर। सिंपल है। हाँ, हाँ लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, है ना। हाँ न्यूमरेटर में लोअर टेम्परेचर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हाँ। केल्विन में करना है सॉल्व, ठीक है। हम्म। 12.8 बताओ।
dt। सर वो फॉर्मूला बताओ ना, भूल गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ देखो, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी अगर एनर्जी सप्लाई किया गैस को, और घटेगी अगर एनर्जी गैस से रिमूव की। अगर तुमने हीट सप्लाई किया तो एनर्जी बढ़ेगी, हाँ पर अगर गैस ने वर्क किया तो गैस एनर्जी लूज करेगी। तो अब Yes. बताओ क्या आएगा फॉर्मूला। बढ़ तो रही है। हीट सप्लाई करने में बढ़ना चाहिए। 175 175। नहीं, वर्क करने पे कम होगी। मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं और उसमें से वर्क सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट एनर्जी सप्लाई अच्छा कितना हुआ? 25। 25। ठीक है। सर ध्रुव को बुलाओ क्या? हम्म। सर लास्ट में मुझे कैलोरीमीटर का पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो। कौन सा? कैलोरीमीटर का। मतलब वापस पढ़ाऊं एक बार ऐसा? हाँ रिवाइज। देखो, कैलोरीमीटर क्या होता है। एक कंटेनर है तुम्हारे पास, ठीक है, जो कि चारों तरफ से पैक्ड है। ओके। बस उसमें हमने 2 होल किए हुए हैं। एक में हम थर्मोमीटर लगाते हैं, ठीक है, और दूसरे में हम एक चम्मच डालते हैं। ठीक, चम्मच से हम उसको घुमाते रहेंगे। और तुम्हारा यहाँ पे एक लिक्विड हो सकता है अंदर, ठीक है, और मैंने हो सकता है कि एक आयरन का पीस गर्म करके मैंने फेंक दिया हो। ओके, तो ये आयरन का पीस और लिक्विड आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे। तो जितना हीट एक ऑब्जेक्ट लूज करेगा उतना दूसरा गेन करेगा, बस यही होता है। ओके। और सर हीट वो गेन या लॉस के लिए आइस वाले और वाटर वाले प्रॉब्लम में कैसे होगा? देखो, पिछली क्लास में डिस्कस किया था शायद आइस वाला, मैंने नहीं किया था। हाँ किया था। मिनिमम मास ऑफ आई, ये क्वेश्चन बताया था क्या? हो गया था, कल हो गया था। ये वाला किया था। हाँ हाँ हो गया था सर। ठीक है। देखो, आइस वाले केस में, आइस वाटर में तुमको मतलब देखना है, थोड़ा अंदाजा लगाना है कि क्या हो सकता है, टेम्परेचर और वगैरह देख के कि भाई फाइनली मेरे पास सिर्फ पानी बचेगा या आइस प्लस वाटर बचेगा या सिर्फ आइस बचेगी। अगर सिर्फ पानी होगा तो टेम्परेचर 0 या 0 से ऊपर होगा। अगर आइस प्लस वाटर है तो टेम्परेचर 0 ही होगा। अगर सिर्फ आइस है तो टेम्परेचर 0 या उससे कम होगा। ठीक है। तो अंदाजा लगा के हमें कोई एक अज्यूम करना है। अगर अज्यूम नहीं कर पा रहे हो, अंदाजा नहीं लगा पा रहे तो सीधे सबको 0 पे ले आओ, ठीक है, और सारा आइस मेल्ट कर दो। ओके, सारा आइस हमने मेल्ट कर दिया, और जो तुम्हारी एनर्जी वो बैंक को देनी है, बैंक से लेनी है। अगर बैंक के पास ज्यादा एनर्जी बच गई तो वो पानी को दे दो। अगर बैंक के पास एनर्जी नेगेटिव में है तो तुमको पानी को वापस फ्रीज करके वो एनर्जी बैंक को देनी पड़ेगी। ठीक है। एक खाता खोलना होता है, खाते में हमें बैलेंस 0 रखना है, लोन अकाउंट है। ओके।
समझ में आया? हाँ ठीक है, तो सर पुराने टॉपिक्स पर, हम्म, पुराने टॉपिक्स कौन सा? लाइक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स करना है, ठीक है, रुको। वो ध्रुव का जरा नेट का इशू हो गया था, इसीलिए वो चला गया। अच्छा, तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखते हैं लास्ट का। सर रिवाइज करवाओ सर क्वेश्चन ने। क्वेश्चन से ही रिवाइज होगा, 10 बार पढ़ने से कोई चीज याद नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो? इसके किसी के भी? ओके, जितने दिए रहेंगे बुक में और एक्स्ट्रा बुक रहेगी तो उसमें से भी। बुक पूरी फिनिश कर दी? हाँ, बुक पूरी फिनिश कर दी? एडवांस रह जाता है बस, और कुछ नहीं। क्या रह जाता है? एडवांस का अच्छा, रह जाता है बस, बाकी सीसी मेन हो जाता है। ओके। ये क्वेश्चन बताओ। तो इसमें वो यंग्स मॉड्यूलस का वो फॉर्मूला लगेंगे, वो हाँ, हुक्स लॉ। टू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। दोबारा बोलो। एफ इंटू एल, हम्म सॉरी 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, एफ फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू एलोंगेशन, इज इक्वल टू, यंग्स मॉड्यूलस। वेरी गुड, करो। सर हम्म वो लेंथ के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे क्या वर्टिकल, या ले सकते हो। यहाँ पे वैसे ना, ये एक हिंट देता हूँ आसान काम को करने के लिए। तुम्हारा जो ब्लॉक है, एक टेंशन इधर लगेगी
दूसरी टेंशन इधर लगेगी, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री पे है। तुम्हारा जो हाँ। mg लग रहा है ना, तो mg के डायरेक्टली कंपोनेंट ले लो दोनों के ऑपोजिट में। तो mg का ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा, ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा डायरेक्टली, क्योंकि 90 हाँ। डिग्री पे इसलिए डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा कैलकुलेशन में। करो क्वेश्चन दिखाऊं। तो एक कंपोनेंट 100 cos 60 और दूसरा भी 100 cos 30। cos 60 किसके पास जाएगा, कॉपर या स्टील? स्टील नहीं, 2 मिनट वो स्टील वाले के पास। नहीं। सॉरी, कॉपर। हाँ, तो एक ही ऑप्शन बचा अब तो। और दूसरा वाला साइन का रहेगा। cos 60 किसके पास जाएगा? कॉपर। और दूसरा sin 60, ठीक है। √3 into टू आएगा क्या सर? देखते हैं स्क्रीन दिख रही है सबको या नहीं? हाँ दिख रही है। नहीं, मेरे में एक ब्लैंक हो गया। नहीं मेरे में दिख रही है। सब काट है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा mg cos 30, यानी कि इधर mg√3/2 होगा और इधर mg/2 होगा। तो स्टील में टेंशन कितनी है? mg√3/2। तो mg√3/2 इनटू लेंथ कितनी है स्टील की? 1 मीटर 1 मीटर अपॉन y कितना है स्टील का? वो 10 10 raised to power power 11, 11। ठीक है। और एरिया कितनी है स्टील की? सर लेंथ सेंटीमीटर में करनी होगी क्या? एरिया ये अभी मैंने जरूरत। मीटर में रखा है फिलहाल, अभी मैंने फिलहाल मीटर में रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही है। हाँ सेंटीमीटर। ठीक है। वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट जाएगा। हाँ कॉपर का क्या होगा? mg/2 इंटू कॉपर की लेंथ कितनी है? √3 है अपॉन यंग्स मॉडुलस 10 पावर 11 और एरिया अगेन वही है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस 10 पावर 11 और एरिया को ए लिख देते हैं। काम करते हैं तो काम आसान हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा डेल्टा एल ऑफ कॉपर। तो डेल्टा एल किसका रेशियो लिया है? कॉपर बाय स्टील। कितना आएगा बताओ?
बे आएगा, बे। गुड, ठीक है, आसान था। देखो तुम्हारे एडवांस के क्वेश्चन भी तुमसे होने लग गए हैं। ये इजी था सर, हम्म ये वाला इजी था बहुत। हम्म ये वाला करो, तुम्हारा साउंड वेव का ये क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, सर एडवांस के क्वेश्चन सिर्फ घुमा के रहते हैं, थ्योरी ज्यादा दे। हाँ समझो, थोड़ा थ्योरी उसमें ज्यादा लग जाता है, कुछ नहीं। तो एडवांस में तो तुम्हारा देखा जाए तो मतलब 30% क्वेश्चन आसान ही होते हैं। अगर तुमको उसका कॉन्सेप्ट पता है और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पक्का है, तो 30% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो तुम कर सकते हो। पर वही है कि सारे चैप्टर कवर कर पाना प्रॉपर्ली मुश्किल होता है, ठीक है। 30% ईजी रहते हैं, 30% मीडियम लेवल के रहते हैं, और बाकी मतलब 30 to 40% डिफिकल्ट जाते हैं। तो तुम मतलब 30% मार्क्स एडवांस में ला सकते हो आराम से, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली सिंपल सिंपल भी। उससे ऊपर थोड़ा जैसा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। तो तुम्हारा देखो टॉप 1000 रैंक आ जाती है 60% पे, राइट। तो अगर तुम 30% से 40% पे जंप किए तो तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है एडवांस में, और 40% से ऊपर गए तो रैंक भी आ जाएगी बढ़िया। सर इसमें एट इंस्टेंट लेंगे ना, मतलब सब रेस्ट पर है, ऐसा मानेंगे ना? हम्म इसमें हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सब एक इंस्टेंट पे। सब, हाँ इसी इंस्टेंट पे पूछा, यस। तीनों को रेस्ट पे रखना है। नहीं, मूव कर रहे हैं ना, और इसमें तो मूव कर रहे हैं, वो कहाँ रेस्ट पे है। और इन्होंने बताया कि जब इतना इतना डिस्टेंस होगा तब कितनी बीट्स सुनाई देंगी, तो वो इंस्टेंट पे ही लेना पड़ेगा ना। क्योंकि उन्होंने बीट्स ओ के लिए पूछी हैं, तो ओ पे जो बीट्स निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, डॉपलर इफेक्ट उनको एंगल पे लगाना पड़ेगा। तो S1 का साउंड, S1 की वेलोसिटी O की तरफ नहीं है ना, और O की वेलोसिटी S1 की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट एट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसके लिए तो फिर तुमको साइज, ये डिस्टेंस वगैरह देना पड़ेगा ना। डिस्टेंस मालूम है ना S1 और O का? 1000। पर एंगल भी तो जरूरत पड़ेगी। सर S2 का एंगल 90 होगा। पर हमें यहाँ पे O पे देखना है, हाँ ओपन। और O और S1 का डॉपलर इफेक्ट के लिए O और S1 का एंगल देखना पड़ेगा। हाँ
तो 37 और 53 डिग्री में रहेगा ना? 37 और 53। हाँ, तो ओ का जो है वो 37 रहेगा, नहीं S1 का 37 रहेगा। S1 का 37, यस। और फॉर्मूला में कौन से थीटा ले, वो समझ में नहीं आ रहा। देखो, समझो। यहाँ पे हमें दो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये तुम्हारा, नहीं, यहाँ पे कौन है? S2, S1 और O है। इधर S2, इधर S1, इधर O। ओके, हाँ तो हाँ इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इनटू डिस्टेंस। c प्लस v2 अपॉन c होगा। हाँ ओके, हाँ क्योंकि सर। यहाँ पे तो ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, इसकी वेलोसिटी v2 है। पर अब हम इसकी बात करें हाँ तो v2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा? v2 cos 53 डिग्री। और v1 का कंपोनेंट इधर कितना होगा? v1 cos 37 डिग्री। 37। तो f1 डैश जो है, जो O सुनेगा, वो कितना होगा? f1 इनटू न्यूमरेटर में क्या आएगा? c प्लस v2 cos 53 अपॉन c माइनस v1 cos 37। सोर्स हाँ डिनोमिनेटर में और ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में आता है। हाँ तो ये कंपोनेंट लेके ऐसे हमें डॉपलर का फॉर्मूला बनाना है। समझ में आया हाँ सर। सबको? हाँ सर। हाँ। सिर्फ दो ही आवाज आ रही है सबको में भी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या, उत्कर्षा, सिद्धि। लॉग भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब सिर्फ 4 लोग जवाब दे रहे हैं, आदित्य, विनायक, भावेश और भावेश। बाकी लोग ऐश्वर्या, अर्चना, सिद्धि। तो बताओ ये कहाँ गया क्वेश्चन? अब करो सॉल्व। समझ में आया? हाँ सर।
बताओ क्या आंसर आएगा। अभी देखो तुम लोगों को ना ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, रैंडमली क्वेश्चन उठाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ऐसे सारे चैप्टर के अब टॉपिक अपने आप रिवाइज होते जाएंगे। हाँ और सर। देखो ये चीज बताई थी, तुम लोग फिर भूल गए हो, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ हाँ रैंडमली क्वेश्चन उठाओ। वापस थ्योरी रिवाइज करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट ही होगा। तुम लोग को थ्योरी पता है, पर क्वेश्चन रिवाइज करो तो थ्योरी अपने आप याद आएगी, और याद नहीं है तो फिर तब नोट्स देखना है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में कहाँ पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट वापस पढ़ के फिर वापस क्वेश्चन सॉल्व करो। यस सर। या ऐसा भी किया जा सकता है कि जैसे तुम एक पार्टिकुलर चैप्टर उठा के उसकी रिवीजन करना चाहते हो, तो उसके नोट्स उठाओ, फटाफट 20 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में पूरा चैप्टर का नोट्स देख लो एक बार, क्या क्या उस चैप्टर में पढ़ाया था। मतलब टॉपिक की सिर्फ हेडिंग पढ़ोगे ना तो अपने आप याद आएगा कि अच्छा ये टॉपिक में क्या क्या था, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, 1 साल भी नहीं बचा। अगले साल की एग्जाम तो मई में, सॉरी अप्रैल में हो जाएगी ना, और अभी तो एडवांस की तैयारी चल रही होगी, तो 1 साल भी नहीं है तुम्हारे पास, और उसमें भी फिर तुमको बोर्ड की भी तैयारी करनी होगी, बोर्ड के प्रैक्टिकल, बोर्ड की नोटबुक वगैरह भरनी है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होने वाला है काफ़ी। तो प्रैक्टिस प्रॉपरली अभी से शुरू करो, हर एक चैप्टर की 1 बाय 1। हाँ सर। अर्चना, सिद्धि और ऐश्वर्या कहाँ पे हो, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। एक तो छोड़ के चला गया तो और कम हो गए क्या? एक छोड़ के चली गई। आदित्य तुमको ग्रामर की क्लास की भी जरूरत है। सॉरी। देखो क्या आएगा यहाँ पे, कितना बोला है, वेलोसिटी दी है, ठीक है, फॉर्मूला में डाल दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक दो ना सर, ये आखिरी क्वेश्चन पहले करो। फिर खत्म। 7 ये किया था क्या? हाँ किया था ये सर, किया था, वो हाँ कर ये कंफ्यूजन। किया था हाँ ना? 270 और हाँ 120। हाँ, अब ये बताओ 18। लाइट का। हम्म, हम्म, 1.44। सर N2 में तो रे एंटर ही नहीं हो रही। हम्म, N2 में रे एंटर ही नहीं हो रही। रुको 1 मिनट। कुछ
तो उसके अगले ट्रेजेक्टरी में तो एंटर होगी क्या नहीं, क्या करे उसका? हाँ, हमें मतलब ये कंडीशन मीट करवानी है कि वो N2 में भी एंटर नहीं हो, N1 में भी, मतलब हाँ N2 में एंटर नहीं हो, TIR होना चाहिए। देखो पहली बात तो किस एंगल थीटा की लाइट TIR करेगी, ओके। क्रिटिकल एंगल लेंगे क्या उसका? रुको, देखो ये तुम्हारी लाइट यहाँ से एंटर करी हाँ थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, हाँ ओके। अब यहाँ पे ये एंगल बनेगा अल्फा, तो तुम्हारा अल्फा जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। हाँ हाँ, पर अब ये बताओ, जैसे तुम थीटा बढ़ाते जाओगे तो अल्फा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो हाँ मिनिमम अल्फा तुम्हारा कितना क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए? तो थीटा मैक्स कितना आएगा वो देख लो। वन अपॉन एन। एनीवे उन्होंने मैक्सिमम टाइम पूछा है, तो मैक्सिमम टाइम तुम्हें तब मिलेगा जब अल्फा जो है मिनिमम पे होगा, क्रिटिकल एंगल पे होगा, है ना। अल्फा हाँ इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल पे मैक्सिमम टाइम मिलेगा। क्यों मिलेगा ऐसा? क्योंकि देखो, अगर लाइट कम एंगल पे ट्रैवल कर रही है तो जल्दी बाहर आ जाएगी, पर अगर लाइट ज्यादा, सॉरी, अभी ज्यादा एंगल पे है तो जल्दी बाहर आएगी। पर लाइट अगर कम एंगल पे ट्रैवल कर रही है तो देखो ज्यादा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। तो जितना हाँ एंगल हाँ कम करोगे उतना लाइट को ज्यादा टाइम लगेगा। तो एंगल मिनिमम कब होगा? क्रिटिकल एंगल पे। हाँ बस। तो उस केस में तुम्हें ये करना है। तो क्रिटिकल एंगल कितना है यहाँ पे? वन अपॉन एन वन। N1 sin IC इक्वल टू N2 sin 90 डिग्री। तो साइन क्रिटिकल एंगल कितना आएगा? N2 अपॉन N1 आएगा यहाँ पे। एन टू तो वन है ना, सॉरी। 1.44। हाँ 1.4। तो N2 कितना है तुम्हारा? 1.44 अपॉन N1 कितना है? 1.5। 1.44 क्या होता है? 1.2 का स्क्वायर होता है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, साइन IC कितना आएगा? 1.44 अपॉन 1.5, यानी कि 144 अपॉन 150। तो 3 टाइम्स 4 12, 3 into 8 24, 3 times 5 15, 50, 48 by 50। अभी टू। 4 12, ओ 2 से ही हो पाएगा। 24 और इधर 25। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है ना 24 25 का। हाँ तीसरी साइड क्या होती है? क्या? तीसरी साइड कितनी होती है? 7। 7। ओके। तो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल इतने पे आ रहा है, ठीक। तो तुम्हारी जो लाइट है अब ऐसे जाएगी, ठीक है। हाँ तो ये तुम्हारा IC के बराबर होना है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? और टाइम इंटू डिस्टेंस, सॉरी, टाइम इंटू स्पीड। 10 IC कितना होगा? 10। 7/24 होगा क्या? हाँ अब देखो, ये ट्रायंगल उठाओ, हाँ
हाँ। तो ये 90 डिग्री है, तो ये डिवाइडेड बाय ये हाइट 10 IC होगा, तो ये हाँ। y, तो यानी कि तुम्हारा 7/24 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय विड्थ w। हाँ। तो हमें y मिल गया, कितना आया 7w/24। ओके हाँ सर। एक सेकंड, साइन AC 24/25 है ना, उल्टा ले लिया मैंने। ये 24/7 होगा। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के अपोजिट 24 है और हाइपोटेन्यूज 25, राइट। हाँ। तो हमें y आ जाएगा 24w/7, ये हमारा y आ गया। अब ऐसे कितने y बनेंगे, l/y हम काउंट करेंगे, ऐसा कितना बनेगा सेक्शंस। ठीक है, तो ये हाँ। एक सेक्शन हुआ, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, फिर चौथा सेक्शन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे पता नहीं कितने सेक्शन बनेंगे, वो हमने देख लिया। ठीक, तो हमें नंबर ऑफ सेक्शंस मिल गए। अभी एक सेक्शन को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, लाइट यहां से इधर जाएगी तो कितना टाइम लग जाएगी, लेंथ बाय टाइम, सॉरी लेंथ बाय स्पीड। हाँ। तो टाइम टू क्रॉस, ये A से B जाने में कितना टाइम लगेगा, W/cos IC लेंथ होगी, और इनटू स्पीड, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है मीडियम में, n1c होगी, c/n1 है ना, क्योंकि n1 क्या होगा तुम्हारा c/v होगा, तो v कितना आएगा c/n1। तो यहाँ पे तुम्हारा Yes. W, हाँ बोलो, W कितना है, W नहीं पता, n1 कितना है 1.5, हाँ। cos IC कितना होगा 7/25। 7/20। ठीक है, और इंटू 3 इंटू 10⁻8, तो ये A से भी जाने में इतना टाइम लगा, यानी कि एक जो सेक्शन है y लेंथ का, वो क्रॉस करने में इतना टाइम लगा। तो टोटल कितने सेक्शन है हमारे पास, l/y, तो टोटल टाइम कितना होगा, इंटू l/y। l/y इंटू TAB। हाँ। तो l/y कितना है 24w इंटू 7 इंटू 25w इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 इंटू 10⁻8। तो 7 कटा, W कटा, फिर 3 इंटू 0.5 हाँ। 1.5 हो जाएगा, और बस इतना ही है। ठीक है, तो 12.5 बाय 24 इंटू 10⁻8 L कितना दिया है 9.6 मीटर। तो L तुम्हारा 9.6 है, 9.6/24 कितना होता है 4 टाइम्स, 4। तो 0.4 आ जाएगा। अच्छा 4 110 5, तो ये 5 इंटू 10⁻−8 तुम्हारा आंसर है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 नहीं 50 आ जाएगा। तो यहाँ हमने 1 0 में भी मिस कर दिया हो, देखें यहाँ पे 0.4 आएगा, 0.4 इंटू 25 10 आ जाएगा, 10 इंटू 0.5 5 5 इंटू 10⁻8 सही तो है, तो 50 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ। चलो
ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं 10 मिनट में। ओके।